So hello my dear student, welcome to our channel Unique Literature World Study. This is series for UGC NET December 2027 and also for all state set exams, CUT, PG English exam, assistant professor exam, TGT, PGT, all literature exam. This video is going to helpful for all literature exam. So if you didn't subscribe my channel, please go and subscribe my channel and press the bell icon and like my videos. So in this video we will discuss history of Anglo-Saxon age. History of Anglo-Saxon age. Timeline is 455 to 1066. In this video we will study A to Z all information of Anglo-Saxon age. And this is going to very helpful for every literature exams and every literature aspirants. This is a series this series will be continue until post modern age. So first of all, I want to tell every student that in this video you will get each and everything related to Anglo-Saxon age, from their works, writers, all about Anglo-Saxons and historical background, characteristics, everything. And अगर आप कोई भी लिटरेचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियोस में सारे आपको लेक्चर्स मिलने वाले। इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने A to Z हर एक टॉपिक को कवर किया है, वो भी डिटेल में। जो स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कोई किसी भी लिटरेचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबके लिए यूज़फुल होने वाला है। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको PDF डाउनलोड कर के स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंग्लो-सैक्सन एज क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। द एंग्लो-सैक्सन एज इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंग्लो-सैक्सन क्या है? इंग्लिश लिटरेचर का सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहले का एज है, जिसे एंग्लो-सैक्सन एज कहते हैं, यानी जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है। हम लिटरेचर की बात नहीं कर रहे, इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से होती है? एंग्लो-सैक्सन एज से। It is also known as the Old English period because the literature was written in Old English, a Germanic language that is very different from modern English. देखिए, ये जो एंग्लो-सैक्सन एज है इसे हम क्या कहते हैं? इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं भी ओल्ड इंग्लिश पूछिए या फिर एंग्लो-सैक्सन पूछिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों सेम ही है। एंग्लो-सैक्सन एज को ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों? क्योंकि ये जो लिटरेचर था वो ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था। ओल्ड इंग्लिश मतलब जर्मनिक लैंग्वेज था। कैसा लैंग्वेज था? जर्मनिक लैंग्वेज था, जो बहुत डिफरेंट था। जो अभी हम मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे का जो इंग्लिश था वो इस इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। वो एक जर्मनिक लैंग्वेज था जिसे ओल्ड इंग्लिश बोला जाता है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो एंग्लो-सैक्सन एज की शुरुआत होती है 455 AD से लेकर 1066 AD। बिगनिंग होता है अराइवल ऑफ द एंगल-सैक्सन्स एंड जूट्स इन ब्रिटेन, यानी एंगल-सैक्सन्स एंड जूट्स 3 ट्राइब्स आते हैं ब्रिटेन में, तब एंग्लो-सैक्सन एज की शुरुआत होती है। और इंड कैसे होता है इस एज का? तो नॉर्मन कन्क्यूस्ट लेड बाय विलियम द कन्क्यूरर, यानी जो नॉर्मन बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है उसमें जो नॉर्मन कन्क्यूस्ट करते हैं, विलियम द कन्क्यूरर जीत जाते हैं, तो नॉर्मन एज स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एंग्लो-सैक्सन एज को एंग्लो-सैक्सन एज ही क्यों कहा जाता है, कोई और नाम क्यों नहीं कहा जाता, इसको एंग्लो-सैक्सन ही क्यों कहा जाता है। तो वाई इट इज कॉल्ड एंग्लो-सैक्सन एज? देखिए, द नेम कम्स फ्रॉम 2 जर्मनिक ट्राइब्स। ये जो एंग्लो-सैक्सन्स है ये 2 जर्मनिक ट्राइब से नाम इसका लिया गया। पहला है एंजल्स, दूसरा है सैक्सन्स। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में 3 ट्राइब्स आए थे, एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। तो ये जो एंग्लो-सैक्सन एज बना है ना, वो इन्हीं ट्राइब से बना है, एंजल्स और सैक्सन्स। अलॉन्ग विद द जूट्स they migrated from present day Germany and Denmark and settled in Britain। यानी जूट्स ट्राइब के साथ ये लोग भी कहाँ से आए थे? प्रेजेंट डे में जर्मनी और डेनमार्क जो है वहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ सेटल हुए थे? ब्रिटेन में हुए थे। द वर्ड इंग्लैंड कम्स फ्रॉम एंजल लैंड।
ये जो इंग्लैंड वर्ड है ना, अभी जो हम इंग्लैंड जिसे कहते हैं ब्रिटेन को, वो कहाँ से आया है? एंजल लैंड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है लैंड ऑफ एंजल्स। ये इंग्लैंड का मतलब क्या है? ये किस वर्ड से आया? तो एंजल लैंड से लिया गया है इंग्लैंड, और इसका मीनिंग है लैंड ऑफ द एंजल्स। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी याद रखना है कि 3 ट्राइब्स आए थे, एंजल्स, सेक्शंस एंड जूट्स, और ये कहाँ से आए थे? अभी प्रेजेंट डे में जो जर्मनी नहीं है, जर्मनी और डेनमार्क, वहाँ के से ये लोग आए थे और कहाँ पर सेटल हुए थे? ब्रिटेन में। और इसे एंग्लो सेक्सन एज क्यों कहा जाता है? तो एंग्लो सेक्सन यानी एंजल सेक्शन जब आए थे तो तभी से इसका नाम एंग्लो सेक्सन एज हो गया। आगे डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए, कुछ टाइम लाइन है इसमें जो इम्पोर्टेंट है। तो 443 एडी यानी 43 एडी में क्या हुआ? जो रोमन थे वो ब्रिटेन में मतलब अपना कब्जा कर लिए थे, रोमन कंक्यूस्ट ऑफ ब्रिटेन। फिर 410 में रोमन चले गए थे, यानी रोमन लेफ्ट ब्रिटेन। इन्होंने 410 एडी में ब्रिटेन को छोड़ दिया था। 449 में क्या होता है? अराइवल ऑफ एंजल सेक्शंस एंड जूट्स। एंजल सेक्शन और जूट्स 449 ईस्वी में आते हैं। कहाँ? ब्रिटेन में। इन्हें यहाँ जो ब्रिटेन के राजा होते हैं वो बुलाते हैं। अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और 597, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ईयर है एंग्लो सेक्शन के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। 597 एडी में 1597 एडी में देखिए जो ग्रिगोरियन मिशन टू कैंट बिगिंस, यहाँ पर एक मिशन शुरू होता है जिसे बोलते हैं ग्रिगोरियन मिशन। कहाँ शुरू होता है? कैंट। कैंट से, जो जूट की राजधानी थी कैंट, वहाँ से ये शुरू होता है। उसके बाद और देखिए यहाँ 597 में ही यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आया था। इंग्लैंड में क्या आया था? क्रिश्चियनिटी आया था। एसटी ऑगस्टिन जो थे वो क्रिश्चियनिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इंग्लैंड में। उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 793 793 एडी में क्या हुआ? वाइकिंग्स अटैक्स ऑन लैंडिस्फैन, यानी वाइकिंग्स ने इंग्लैंड के एक प्लेस पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। 871 से लेकर 899 एडी तक क्या हुआ? रीन ऑफ अल्फ्रेड द ग्रेट। अल्फ्रेड द ग्रेट राजा बने 871 से 899 तक, याद रखिएगा। 1016 एडी 1016 में 1016 एडी में क्या हुआ? डेनिश रूल अंडर नट एंड ग्रेट। जो डेनिश रूल है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1066 एडी में क्या हुआ? नॉर्मन कंक्विस्ट, यानी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ जिसमें नॉर्मन के लोग जीत गए और विलियम द कंक्यूरर जो नॉर्मंडी से आए थे, और इस टाइप प्रकार से नॉर्मन कंक्विस्ट होता है और इस एज की एंडिंग हो जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एजेस थे, ईयर्स थे और उनके कुछ इवेंट थे, यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी एंग्लो सेक्शन एज से पहले का यहाँ पर क्या था बैकग्राउंड देखेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन बिफोर द रोमन इन्वेंशन, यानी जब रोमन इन्वेंशन नहीं हुआ था तब ब्रिटेन कैसा था। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि 43 एडी में ब्रिटेन ने इन्वेंशन किया था, रोमन ने ब्रिटेन में इन्वेंशन किया था। लेकिन उससे पहले यहाँ कौन से लोग रहते थे, यहाँ क्या था, उसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं आपको A to Z हर एक टॉपिक कवर कराने वाली हूँ। तो देखिए, बिफोर द रोमन्स अराइव्ड ब्रिटेन वाज इनहैबिटेड मेनली बाई, यानी रोमन के आने से पहले जो यहाँ के जो मुख्य मूल निवासी थे वो कौन थे? इबेरियंस। कौन थे? इबेरियंस। अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट्स, ये क्या सबसे पहले मतलब यहाँ के जो निवासी थे वो कौन थे? आइबेरियंस थे। उसके बाद फिर कौन थे? सेल्ट्स, जिसे ब्रिटोन भी कहते हैं। ये यहाँ के मूल निवासी थे, आपको याद रखना। सबसे पहले निवासी कौन थे? आइबेरियंस ट्राइब के लोग थे, और उसके बाद फिर सेल्ट्स, जिसे ब्राइटोन्स कहते हैं। ये रोमन से भी पहले के यहाँ के निवासी थे। ये आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिए जो सेल्स, अभी हम बात करें ना सेल्स, जिसे ब्रिटोन के जो लोग थे, जो मूल निवासी थे, तो ये कहाँ से आए थे? केम फ्रॉम सेंट्रल यूरोप अराउंड 600 to 500 BC। एडी से पहले क्या आता है? BC। तो ये लोग कहाँ से आए थे? सेंट्रल यूरोप से आए थे। कब आए थे? लगभग 600 से 500 BC के बीच में आए थे। अब हम बात करेंगे लिव्ड इन ट्राइबल कम्युनिटीज। ये कैसे रहते थे? ट्राइबल कम्युनिटीज में रहते थे। प्रैक्टिस जूडिज्म
लेड बाय प्रीस्ट कॉल्ड ड्रूड्स। ये मतलब किसकी पूजा करते थे? ड्रूडिज्म की पूजा करते थे, और इनके जो प्रीस्ट थे उन्हें क्या कहा जाता है? ड्रूज्ड। उस टाइम पे इनके प्रीस्ट जो पुजारी रहते थे उन्हें ड्रूज्ड कहा जाता था। हैड नो रिटन लिटरेचर, ट्रेडिशंस वर ओरल। यहाँ पर कोई भी रिटन लिटरेचर देखने को नहीं मिला। इसमें क्या था? ट्रेडिशन वर ओरल, मतलब ओरल ट्रेडिशन था। हर चीज़ कहानी की तरह कही जाती थी, बोला जाता था, लिखा नहीं जाता था। तो लिखने का कोई भी प्रमाण यहाँ पे नहीं मिला है। व्यूल्स हिल फोर्ट्स एंड लिव्ड बाय फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग। यहाँ इन्होंने मतलब क्या बनाए? हिल फोर्ट्स बनाए। क्या बनाए? हिल फोर्ट्स, यानी पहाड़ियों पे किले बनाए। और इन क्या किस चीज़ का वो मिलता है? तो फार्मिंग और कैटल रेयरिंग से अपना जीविका चलाते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इनके मूल निवासी थे ब्रिटेन के। रोमन के आने से पहले यहाँ पर कौन कौन से ट्राइब्स रहते थे? तो आइबेरियंस और सेल्ट्स रहते थे। सेल्ट्स कहाँ से आए थे? तो सेंट्रल यूरोप से आए थे, लगभग 600 से 500 BC आए थे, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ में रहते थे। जूडिज्म की पूजा करते थे, और इनके प्रीस्ट को ड्रूड्स कहा जाता था। कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है लिटरेचर का। इसमें ओरल ट्रेडिशन था। ये पहाड़ियों पे किले बनाते थे, और फार्मिंग कर खेती किसानी करके और मवेशियों को पाल कर ये क्या करते थे? अपना जीविका चलाते थे। अब हम देखिए यूजीसी नेट फैक्ट्स बात करेंगे, यानी जो फैक्ट्स होते हैं ये केवल यूजीसी नेट के लिए नहीं बल्कि सारे लिटरेचर एग्जाम के लिए है। जो स्टूडेंट CUT PG इंग्लिश लिटरेचर 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी लिटरेचर का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एज वाइज पूछता है। तो अगर एंग्लो सेक्शन एज दिया है तो वो तो सभी स्टूडेंट के लिए है ना, चाहे वो CUT PG के हो, चाहे UGC नेट के हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हो। तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो एंग्लो सेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। और एंग्लो सेक्शन एज ये तो नहीं है कि केवल UGC नेट में पूछा जाएगा, ये तो सारे स्टूडेंट्स के लिए है ना जो लिटरेचर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये थंबनेल देख के नहीं करना कि ये केवल UGC नेट के लिए, नहीं, ये बल्कि सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश से, या फिर MA कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी मोस्ट यूजफुल है। क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में आपको मिलने वाला है हर एक फैक्ट्स। तो अगर हम बात करें तो सबसे अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स इंग्लैंड के कौन थे? तो वो थे आइबेरियंस। और डोमिनेंट इनहेबिटेंट्स बिफोर मतलब रोमन से पहले कौन थे? तो वो थे सेल्ट्स, ब्रिटोन्स। अब देखिए आगे अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पहले तो हमने डिस्कस कर लिया ब्रिटेन बिफोर रोमन से पहले ब्रिटेन कैसा था। अब हम बात करेंगे रोमन इन्वेंशन ऑफ ब्रिटेन, यानी जब ब्रिटेन में रोमन का इन्वेंशन हुआ, रोमन का आक्रमण हुआ, रोमन ने कब्जा कर लिया। तो देखिए क्या होता है फर्स्ट इन्वेंशन। इसमें कई सारे इन्वेंशन हुए हैं। तो पहला जो आक्रमण हुआ था वो 55 BC में हुआ था। कब हुआ था? 55 BC में हुआ था। और किसने किया था? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर आपने पढ़ा है, शेक्सपियर का एक प्ले है, रोमन प्ले है। तो जूलियस सीजर ने क्या किया था? इन्वेडेड ब्रिटेन इन 55 BC। 5500 BC में जूलियस सीजर ने ब्रिटेन पे आक्रमण किया था। दिस वाज मेनली अ मिलिट्री एक्सपेडिशन। इसमें क्या था? केवल मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए था। नो परमानेंट ऑक्यूपेशन वाज स्टैब्लिश। यहाँ पर कोई भी परमानेंट मतलब व्यवसाय स्टैब्लिश नहीं किया या फिर परमानेंट यहाँ पर नहीं रुकी। तो ये केवल मिलिट्री फोर्स के लिए ये आक्रमण हुआ था, जूलियस सीजर ने किया था 55 BC में। ये फर्स्ट इन्वेंशन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि विच रोमन किंग हैज फर्स्ट इन्वेंशन इन ब्रिटेन। तो आपको पता होना चाहिए कि जूलियस सीजर पहले ऐसे रोमन किंग थे जिन्होंने ब्रिटेन में 55 BC में इन्वेडेड किया, आक्रमण किया, और ये परमानेंट मतलब यहाँ पर स्टेबलेशन इन्होंने नहीं किया। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड इन्वेंशन। रोमन के ही इन्वेंशन हुए हैं। देखिए पहला फर्स्ट जूलियस सीजर। अब देखिए दूसरे में भी क्या हुआ? सेकेंड इन्वेंशन में 54 BC। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 55 है तो यहाँ 56 क्यों नहीं या 54 आया। कि देखिए जो AD होता है वो आगे चलता है, जैसे 43, 45, लेकिन जो BC होता है बिफोर क्राइस्ट तो वो क्या होता है? पीछे चलता है। यानी अगर 500 है तो जब वो बढ़ेगा तो हम उसको 400 लिखेंगे। इस टाइप से वो चलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। और ये जो AD है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। तो आपको इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको
देखिए जो सेकंड इन्वेंशन हुआ था वो 54 बीसी में हुआ था। किसने किया था? सीजर ने फिर से किया था। जो जूलियस सीजर फर्स्ट टाइम जिसने इन्वेंटेड किया था, उसने सेकंड टाइम जूलियस सीजर ने ही क्या किया था, ब्रिटेन में क्या किया था, इन्वेंशन किया था। तो सीजर रिटर्न विद अ लार्जर आर्मी। जो सीजर था वो लार्जर आर्मी मतलब बहुत ज़्यादा आर्मी के साथ यहाँ पर इसने आक्रमण किया। सेवरल सेल्टिक ट्राइब्स सरेंडर्ड, और जितने भी मतलब बहुत सारे जो सेल्टिक ट्राइब्स थे यहाँ के जो मूल निवासी थे, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। एंड रोम गेंड इन्फ्लुएंस बट डिड नॉट एस्टेब्लिश फुल कंट्रोल। रोम ने मतलब यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस तो बना लिया, अपना प्रभाव तो डाल लिया, लेकिन यहाँ पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सके। जो रोम के लोग थे वो यहाँ पर जब सेकेंड टाइम इन्वेंशन हुआ जूलियस सीजर ने किया लार्जर आर्मी के साथ, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्टिक ट्राइब्स ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और रोम ने अपना इन्फ्लुएंस तो बना लिया, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से इनका रोम का कंट्रोल नहीं हो सका। आगे हम बात करेंगे रोमन कॉन्क्विस्ट 43। पहला इन्वेंशन ये जूलियस सीजर ने किया था, दूसरा भी जूलियस सीजर ने ही किया था। अब सी में करेंगे, ऑप्शन सी है। देखिए रोमन कन्क्विस्ट। जो रोमन कन्क्विस्ट है यानी जब पूरी तरह से जब रोम ने अपना कब्जा किया तो कब किया? 43 एडी में, बीसी में नहीं किया, एडी में किया, आपको याद रखना है। परमानेंट रोमन रूल बिगेन इन 43 एडी अंडर एम्परर क्लॉडियस। अब आपको याद रखना है पहले तो जो फर्स्ट इन्वेंशन जूलियस सीजर ने किया था 55 बीसी में, और सेकेंड इन्वेंशन भी जूलियस सीजर ने ही किया था 54 बीसी में, लेकिन पूरी तरह से अपना कंट्रोल नहीं कर सके थे। अब जब पूरा कंट्रोल रोमन ने अपने मतलब ब्रिटेन पे बना लिया तो वो कब किया? 43 एडी में। और किसने किया ये भी आपको याद रखना है। तो जब पूरा परमानेंट रोमन रूल बिगेन कब स्टार्ट हुआ? 43 एडी में। किसके रूल में? तो अंडर एम्परर क्लॉडियस, यानी जो सम्राट क्लॉडियस थे उनके रूल में क्या हुआ? परमानेंट रोमन ये ब्रिटेन पर रोमन ने कब्जा कर लिया। रोमन्स रूल्ड ब्रिटेन फॉर नियरली 400 ईयर्स, यानी जो रोम के लोग थे, जो रोमन्स थे, उन्होंने ब्रिटेन पे टोटली करीबन 400 साल क्या किया? रूल किया, राज किया। कितने साल? 400 साल। 400 साल आप लोग कहने में तो बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन बहुत टाइम लगा होगा यहाँ पर। तो रोमन्स जो थे उन्होंने 400 साल यहाँ पर राज किया। कब से कब तक? तो 443 से लेकर 410 तक एडी तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया है। आपको याद रखना है टाइम पीरियड। रोमन का जो टाइम पीरियड है यहाँ ब्रिटेन में वो कब से कब तक का था? तो 43 से लेकर 410 तक था। उसके बाद देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ द रोमन। जब रोमन यहाँ पर सेटल हुए तब अगर कोई 400 साल यहाँ रहेगा तो वो अपने उसके लिए कुछ तो करेगा, कुछ तो सुविधा उसके लिए होनी चाहिए। तो रोमन्स ने अपने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन दिए चलिए देखते हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ द रोमन। देखिए रोमन ने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन दिए, योगदान दिए। तो पहला है पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। इसमें कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है? तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटेन में अब क्या हो गया था? रोमन ने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर दिया था? इस्टेब्लिश कर दिया था। क्या कर दिया था? स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मजबूत प्रशासन क्या कर दिया था? इस्टेब्लिश कर दिया था। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन, यानी जो टैक्स लगते थे वो ऑर्गेनाइज तरीके से लगते थे। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर दोनों बने थे, यानी कानून और नियम कानून हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सेटल हो गया था जब रोमन ने परमानेंटली रूल करना चालू कर दिया था तब। उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या किया इन्होंने? रोड्स बनवाए, ब्रिजेस बनवाए, टाउन्स बनवाए, ट्रेड रूट्स बनवाए, क्वाइंस बनाए। देखिए जब रोमन यहाँ पर नहीं थे तब यहाँ के जो रोड थे वो प्रॉपर नहीं थे। बिफोर द रोमन्स देयर वेयर जस्ट मडी ट्रैक्स, यानी यहाँ पर केवल कच्चे रोड थे। द रोमन्स बिल्ट नाउ रीड रोड्स ऑल अक्रॉस द लैंडस्केप ओवर 10,000 माइल्स, यानी जो रोमन्स थे वहाँ यहाँ पर उन्होंने पक्की सड़क बनवाई और कम से कम मतलब 10,000 मील दूरी तक की पक्की सड़क यहाँ पर बनवाई। इन्होंने नए नए ब्रिज बनवाए, टाउन्स स्टेब्लिश किए, ट्रेड रूट्स नए नए किए, यानी जो व्यापार का मार्ग होता है उसकी खोज की, उसको बनवाया। और साथ ही साथ क्वाइंस मीन्स सिक्के, अलग अलग प्रकार के सिक्के भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किए। ये हो गया पॉलिटिकल और ये हो गया इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। अब देखते हैं
कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है रोमन का, तो इन्होंने ब्रिटेन में क्या किया, लैटिन लैंग्वेज लाए, क्योंकि रोम का ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन था। तो रोमन जो थे उन्होंने यहाँ पर ब्रिटेन में लैटिन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराया। रोमन के जो आर्किटेक्चर थे वो भी इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। पब्लिक बाथ बनवाए, विलास बनाए, विलास आपको पता ही होगा, तो विलास भी बनवाए यहाँ पर। अब देखते हैं रिलीजन में क्या हुआ। क्रिश्चियनिटी ग्रेजुअली एंटर्ड ब्रिटेन ड्यूरिंग रोमन रूल, यानी यहाँ पर धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी आने लगा। लोगों ने क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाने लगे, जो लोग थे यहाँ के वो क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाने लगे। अब होता है रोमन विड्रॉल। अभी तो हमने देखा कि एक मिनट पहले यहाँ पढ़ा लेता आपको बताएं। अब रोमन होता है रोमन विड्रॉवल। 410 एडी में जो रोमन है वो अब ब्रिटेन को छोड़ देते हैं। क्यों, तो देखिए, द रोमन एम्पायर्स वाज अटैक्ड बाय बारबेरियन ट्राइब इन यूरोप। जो रोमन एम्पायर्स थे, मतलब वहाँ जो रोमन एम्पायर था उन वहाँ पर बारबेरियन ट्राइब के, यूरोप में बारबेरियन ट्राइब के द्वारा रोमन एम्पायर्स पर अटैक किया गया। तो 410 एडी में जो रोमन्स थे, वो जो रोमन ट्रूप्स थे, उन्होंने ब्रिटेन को परमानेंटली छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि उनका ये कहना था कि पहले हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए वो वहाँ पे वो रोम वापस चले गए अपने देश को बारबेरियन ट्राइब से बचाने के लिए। इसका रिजल्ट क्या निकला, कन्फ्लुएंस देखिए, ब्रिटेन लॉस्ट मिलिट्री प्रोटेक्शन, यानी जब रोमन यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत लार्जर अमाउंट में आर्मी फोर्स इस्टेब्लिश कर दिए थे। लेकिन जब रोमन यहाँ से गए तो उन्होंने अपने साथ अपने मतलब आर्मीज भी ले गए वो लोग। तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया, लॉस्ट मिलिट्री प्रोटेक्शन, ब्रिटेन में जो मिलिट्री प्रोटेक्शन था वो खत्म हो गया। द सेल्टिक किंगडम्स बिकेम वीक्स, जो सेल्टिक किंगडम थे, यहाँ के जो मूल निवासी के जो राजाएं थे वो क्या हो गए, कमजोर हो गए। ब्रिटेन बिकेम वुल्नरेबल टू फॉरेन इन्वेंशन। अब देखिए, जो ब्रिटेन था वो वीक बन चुका था। जब रोमन जब तक थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर आक्रमण करे, क्योंकि रोमन ने बहुत अच्छी तरह से पूरे ब्रिटेन को इस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन जैसे ही रोमन यहाँ से गए तो ब्रिटेन, उनके साथ उनकी आर्मी भी चली गई, तो ब्रिटेन टोटली क्या हो गया, वीक हो गया, पूरी तरह से वीक हो गया। और फिर रोमन जो ब्रिटेन था वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो विदेशी आक्रमण होने लगे, रोमन ब्रिटेन पे क्या होने लगे, विदेशी आक्रमण होने लगे। अब देखिए, अब हमने यहाँ पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया। ब्रिटेन से पहले रोमन से पहले ब्रिटेन कैसा था, आइबेरियंस और सेल्टिक्स थे। उसके बाद जब रोमन इन्वेंशन से फर्स्ट टाइम जूलियस सीजर ने किया था, अब सेकेंड टाइम भी जूलियस सीजर ने ही किया था, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं था। फिर 43 एडी में क्लाउडियस ने इस पे मतलब आक्रमण किया और पूरा ब्रिटेन इसके कब्जे में आ गया। और 400 साल तक 43 एडी से लेकर 410 एडी तक इसने रूल किया, यहाँ पर रूल किया। अब देखिए, इनके कंट्रीब्यूशन क्या था, पॉलिटिकल, यानी इन्होंने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी दिए, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दिए, नहीं रोड बनवाए, ब्रिज बनवाए, टाउन, ये सारी चीज़ें बनवाई। कल्चरल, जैसे लैंग्वेज, नए लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराए, पब्लिक बाथ बनवाए, और रिलीजन में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद जब रोमन पे अटैक होता है, रोमन एम्पायर पे बारबेरियंस के द्वारा, तो ये लोग इंग्लैंड छोड़ देते हैं और फिर अपने देश को वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से जो ब्रिटेन होता है वो वीक हो जाता है। अब हम देखेंगे एंग्लो सैक्सन और जूट्स की यहाँ पर एंट्री कैसी होती है। अभी तक हमने इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की। अब हम बात करेंगे कि जो एंग्लो सेक्शंस हैं, जो एंजल सेक्शंस और जूट्स हैं, वो यहाँ पर कैसे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन बेड, जो हिस्टोरियन बेड है उनसे हमें ये पता चलता है कि जो किंग थे, यानी ब्रिटेन के किंग थे वर्टिगर्न। कौन थे, वर्टिगर्न। एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको फॉरगेट नहीं करना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दे रही हूँ। कौन थे ये हमें कहाँ से मिलता है, तो एक इसी एज के एक हिस्टोरियन थे विनरेबल बेड, उनके हमें उनके बुक से हमें मिलता है। किंग वर्टिगर्न थे, उन्होंने जर्मनिक वॉरियर्स को इनवाइट किया था इंग्लैंड में, कहाँ, ब्रिटेन में, किसके लिए, टू डिफेंड ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन की सेना चली गई थी, जो रोमन थे वो अपने साथ उनको ले गए थे, तो ब्रिटेन पूरी तरह से कमजोर हो गया था। तो वहाँ पर जो पिक्स ट्राइब थे उन्होंने
ब्रिटेन पे आक्रमण करना चालू कर दिया। उसके साथ साथ बहुत सारे स्कॉटिश ट्राइब्स थे, तो सारे जो अलग अलग फॉरेन जो ट्राइब्स थे, विदेशी ट्राइब्स थे, उन्होंने ब्रिटेन पे कब्जा करना चालू कर दिया, आक्रमण करना चालू कर दिया। तो यहाँ के ब्रिटेन के एक किंग थे वर्टिगन, इन्होंने जर्मनिक ट्राइब्स को ब्रिटेन को डिफेंड करने के लिए बुलाया। और ये 3 ट्राइब्स कौन कौन थे? एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स। कौन कौन थे? एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग होम दे सेटल्ड परमानेंटली, यानी ये अपने घर लौटने के बजाय क्या हो गए? परमानेंटली यहीं पर अपने देश वापस लौटने के बजाय यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो गए। कौन? एंजल, सैक्सन एंड जूट्स। इस जो वर्टिगन थे, किंग वर्टिगन, इन्होंने तो बुलाया था एंजल, सैक्सन, जूट्स को कि मेरे देश की रक्षा करें, लेकिन जब ये आए तो इन्होंने देश को बचाया, तो यानी जो पिक्स ट्राइब थे उनसे बचा लिया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखा कि बहुत अच्छे साधन है, बहुत सारा ये इस्टेब्लिश हो चुका है ब्रिटेन, तो इन्होंने यहाँ पर कब्जा करना चालू कर दिया। और यहाँ के जो मूल निवासी जो सेल्टिक्स थे उनको अलग अलग किंगडम में भेज दिया, जो टाउन एरिया था वहाँ पर भेज दिया, और खुद यहाँ के मेन सिटीज़ में अपना परमानेंटली इस्टेब्लिशमेंट कर लिया। दे डिफीटेड मेनी नेटिव सेल्स एंड इस्टेब्लिश किंगडम। इन्होंने जो एंजल, सैक्सन एंड जूट्स थे, इन्होंने यहाँ के खुद जो मूल निवासी थे उन्हीं को हराकर, उन्हीं को मतलब यहाँ से हटाकर अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। अब देखिए बात करते हैं कि एंजल, सैक्सन्स, जूट्स थे कौन, कहाँ से आए थे। अभी मैंने आपको बताया जर्मनी ट्राइब से आए थे, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि वर्टिगन किंग जो थे उन्होंने जर्मनी ट्राइब्स को बुलाया था ब्रिटेन को डिफेंड करने के लिए, और 3 ट्राइब्स आए थे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एंजल, सैक्सन्स, जूट्स। और इन्होंने मतलब यहाँ पे पिक्स इन्वेंशन से तो इंग्लैंड को बचा लिया, लेकिन खुद यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो गए। और जो यहाँ के सेल्टिक निवासी थे, जो मूल निवासी थे, उनको टाउन में भेज दिया। अब देखिए यहाँ पर जो एंजल्स है वो सेक्शंस और जूट्स वो कौन थे? तो जो एंजल्स है वो कहाँ से आए थे? कैम फ्रॉम एंग्लन, जर्मनी। एंजलन जर्मनी से आए थे, इसलिए इनका नाम एंजल्स है। ये एंजल्स ट्राइब, जो एंजल्स ट्राइब है वो एंजलन जर्मनी से आए थे। और गेव इंग्लैंड इट्स नेम, और इसने इसी के नाम से क्या रखा गया? इंग्लैंड का नाम रखा गया है। पहले इंग्लैंड का नाम ब्रिटोन था, फिर ब्रिटेन हुआ, फिर बाद में एंग्लोलैंड हुआ, फिर उसके बाद इंग्लैंड हुआ। तो जो एंजल लैंड है, यानी जो एंजल्स थे, इन्हीं के नाम पे इंग्लैंड का नाम रखा गया है। उसके बाद सेक्शंस, जो सेक्शंस थे वो नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। कहाँ से आए थे? नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। और ये कहाँ पर सेटल हुए? ये सदर्न इंग्लैंड में सेटल हुए। आपको याद रखना है, जो सेक्शंस थे वो नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे, और ये इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में कहाँ सेटल हुए? तो सदर्न इंग्लैंड में ये सेटल हुए थे। जूट्स, जो जूट्स थे ये मतलब ट्राइब, ये भी एक ट्राइब थे जर्मनी के, डेनमार्क के, लेकिन ये बहुत कम थी, इनकी मतलब जो संख्या थी वो बहुत कम थी। तो ये कहाँ से आए थे? डेनमार्क, जर्मनी से ही आए थे, डेनमार्क से आए थे। और ये मेनली कहाँ पर सेटल हुए? तो केंट एंड द आइजल ऑफ वाइट, यहाँ पर ये सेटल हुए। इन्होंने अपनी राजधानी केंट को बनाया। अब देखिए यहाँ पर तो जो एंजल, सेक्शंस एंड जूट्स थे वो तो अपना इस्टेब्लिश कर दे, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी जो सेल्टिक रेसिस्टेंस थे उनका क्या हुआ? तो उनके बारे में देखिए, द सेल्स रेसिस्टेस द जर्मनिक इन्वेडर्स बट ग्रेजुअली लॉस्ट मोस्ट ऑफ ब्रिटेन। यानी जो सेल्स, जो यहाँ के मूल निवासी सेल्स थे वो उन्होंने जर्मनिक ट्राइब्स को बुला तो लिया, जर्मनिक इन्वेडर्स को बुला तो लिया अपने देश को बचाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद अपना जो ब्रिटेन था वो खो दिया। यानी इनको यहाँ से हटा दिया गया। जो एंजल, सेक्शन एंड जूट्स थे उन्होंने इनको यहाँ से हटा दिया, इनके ही देश से इनको हटाकर इनको उसी देश में कंट्री साइड में यानी टाउन्स में रहने को मजबूर कर दिया। दे वर प्यूस्ड इनटू, यानी इनको कहाँ भेजा गया? वेल्स, स्कॉटलैंड और कॉर्नवेल, यहाँ पर इनको भेजा गया। सब माइग्रेटेड टू ब्रिटेनी इन फ्रांस, और कुछ लोग माइग्रेट करके कहाँ चले गए? फ्रांस के ब्रिटेनी में चले गए। तो आपको ये याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? 7 किंगडम। जो एंजल्स और सेक्शंस और जूट्स थे, इन्होंने जब ब्रिटेन पे आक्रमण किया, मतलब पिक्स ट्राइब से लड़ने के लिए ब्रिटेन पे आए, और ब्रिटेन को बचाने के बाद ये खुद इन्होंने ब्रिटेन पे आक्रमण करके जो सेल्टिक्स यहाँ के मूल निवासी थे उनको हटा के खुद यहाँ पर परमानेंट सेटल हो गए। अब इन्होंने
किंगडम बनाए। कितने किंगडम बनाए? 7 किंगडम बनाए। तो बात करते हैं 7 किंगडम जिससे बोलते हैं हेप्टार्ची। क्या बोलते हैं? हेप्टार्ची। अभी बात आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। द एंग्लो सेक्शन इस्टेब्लिश 7 किंगडम। एंग्लो सेक्शन ने कितने किंगडम बनाए? 7। कौन कौन से ये किंगडम के नेम है जो उन्होंने बनाए थे, और प्रेजेंट एरिया अब कौन सा है, यानी अब उसका नाम चेंज होकर इस टाइम क्या हो गया है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, जो पहला था नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंजलिया, इसेक्स, ससेक्स, विसेक्स और केंट। तो आपको याद रखना है जो नॉर्थम्ब्रिया है, मर्सिया है और ईस्ट एंजलिया है, ये जो यहाँ पर जो मेनली सेटल हुए थे वो कौन हुए थे? एंजल्स हुए थे। कौन हुए थे? एक मिनट। यहाँ पर जो मेनली सेटल हुए थे वो एंजल्स हुए थे। उसके बाद आता है इसेक्स, ससेक्स एंड वेसेक्स। यहाँ पर जो 3 ये जो किंगडम है यहाँ पर मेनली कौन सेटल हुए थे? तो यहाँ पर सेटल्स हुए थे सेक्शंस। सेक्शंस। अब बात होती है केंट की, तो केंट बहुत मतलब जो जूट्स थे वो छोटे ट्राइब्स थे, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पर जो केंट था यहाँ पर किसकी किंगडम बनी? तो यहाँ पर किंगडम बनती है जूट्स की। आपको याद रखना है। देखिए, जो 7 किंगडम है इसमें पहला है नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंजलिया। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 7 किंगडम, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंजलिया, इसेक्स, ससेक्स एंड विसेक्स और फिर जूट्स, केंट। तो जो नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया और ईस्ट एंजलिया है इसमें एंजल्स क्या थे? इनका मतलब सेटल हुए, ये लोग सेटल हुए थे, इनका राज चलता था। जो इसेक्स, ससेक्स और विसेक्स थे यहाँ पर सेक्शंस मेनली सेटल हुए थे, यहाँ पर सेक्शंस का राज चलता था। और जो केंट था वहाँ पर जूट्स का राज चलता था। अब देखिए प्रेजेंट एरिया में कहाँ है? नॉर्थम्ब्रिया नॉर्थ इंग्लैंड में है, मर्सिया कहाँ पर है? मिडलैंड्स में है, ईस्ट एंजलिया कहाँ है? ईस्ट इंग्लैंड में है, इसेक्स ईस्ट सेक्शन, ससेक्स साउथ सेक्शन, विसेक्स यानी वेस्ट सेक्शन, और केंट किसके लिए था? तो वो जूट्स के लिए था। तो आपको याद रखना है। अब देखिए हेप्टार्ची किसे कहते हैं? दिस पॉलिटिकल सिस्टम इज कॉल्ड द हेप्टार्ची, यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें 7 किंगडम इस्टेब्लिश किया गया, और जो कि एंजल सेक्शन जूट्स थे उन्होंने अपने अपने किंगडम को अलग अलग डिवाइड कर लिया, तो इसी पॉलिटिकल सिस्टम को हेप्टार्ची बोलते हैं। एग्जाम में आया गया रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दिस किंगडम्स कंस्टेंटली फॉट वन अनदर। अब उसके बाद ये जो 3 ट्राइब्स आए थे जर्मनी से, ये इन्होंने खुद आपस में लड़ना शुरू कर दिया ताकि वो और ज़्यादा अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर सकें। एक मिनट, देखिए यहाँ पर पूरा 7 किंगडम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। किंगडम ऑफ स्कॉट्स, यहाँ पर देखिए 7 किंगडम देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरा आपको इसमें द एंग्लो सेक्शंस ब्रिटेन जिसे हेप्टार्ची बोलते हैं। हेप्टार्ची कब से कब तक था? 650 से 750 CE तक था। इसमें देखिए इसेक्स है, ससेक्स है, केंट है, ईस्ट एंजलिया है, नॉर्थम्ब्रिया है और मर्सिया है, वेसेक्स है। तो 7 किंगडम कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्थम्ब्रिया, दूसरा है मर्सिया, तीसरा ईस्ट एंजलिया, 3 हो गए। फिर इसेक्स यानी जिसे ईस्ट सेक्शन बोलते हैं, अब बिसेक्स वेस्ट सेक्शंस, और ससेक्स जिसे साउथ सेक्शन बोलते हैं, और केंट। तो 7 किंगडम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इधर नॉर्थ सी है, इसे इधर आयरिश किंगडम है। ये पूरा आपको इस मैप के जरिए आप पूरा देख लेते हैं। देखिए नॉर्थम्ब्रिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो नॉर्थम्ब्रिया में कौन कौन से मतलब ये कंट्री है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मैनचेस्टर, यॉर्क, रिपॉन और वाइट वी, डरहम, ये सब देखिए सी एरियाज हैं। ये बैम्बर्ग, लिंडिसफैम, एडिनबर्ग, ये सब कहाँ के हैं? नॉर्थम्ब्रिया के पार्ट है। जिसे उसके बाद आता है
मर्सिया, मर्सिया में कौन कौन से पार्ट है? तो मर्सिया में देखिए चेस्टर है, डोर है, लिंकन, नॉटिंघम, स्टैफोर्ड, लिसेस्टर, डेरबी, टैमवर्थ, स्टैमफोर्ड, वर्सेस्टर, ग्लॉसेस्टर, ऑक्सफोर्ड, ये सारे इसके पार्ट में आते हैं। उसके बाद सबसे छोटा इसमें केंट ही है, आपको देखने को मिलेगा कि ससेक्स और केंट इसमें सबसे छोटा है। ईस्ट एंजलिया, वेसेक्स, यहाँ पे जो सबसे पावरफुल जो किंगडम बनता है वो वेसेक्स बनता है। क्या बनता है? वेसेक्स। वेसेक्स यहाँ का सबसे पावरफुल किंगडम बनता है, आपको याद रखना है। अब हम देखिए सबका अलग अलग बात करेंगे। ब्रिटिश किंगडम में नॉर्थ सी इधर है, ये ईस्ट एंजलिया है, ये एसेक्स, वेसेक्स, ये सारे मैप्स है। मैप्स के थ्रू आप एक बार इसको देख लीजिएगा। मैंने कई सारे मैप्स यहाँ पर लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एंग्लो सेक्शंस जो किंगडम है इसमें सेल्स थे, एंग्लो सेक्शन थे, सबका यहाँ पर पूरा दिया गया कौन कितने पार्ट में है। ये पूरा देखिए एंग्लो सेक्शंस एज के मतलब ब्रिटेन का पूरा पार्ट है, जिसमें नॉर्थ एम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंजलिया, इसेक्स, वेसेक्स, ससेक्स, जूट्स, ये केंट्स, ये सारे चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश चैनल भी आपको देखने को मिलता है। सारे जो यहाँ पर है वो मतलब ये 7 किंगडम के लिए मैप है, लेकिन ये बहुत यूजफुल होने वाला मैप के थ्रू आप एक बार देख लीजिएगा। उसके आप पहले हम बात करते हैं, देखिए इंग्लैंड। इंग्लैंड है अंडर द एंग्लो सेक्शंस किंगडम। इंग्लैंड में एंग्लो सेक्शंस किंगडम इधर है, ये नॉर्थ एम्ब्रिया इधर है। इसमें कौन कौन से कंट्री है? नॉर्थ एम्ब्रिया के बाद है मर्सिया, ईस्ट एंजलिया, इसेक्स, वेसेक्स, ससेक्स और केंट, ये सारे हैं। ये हमें वहाँ के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये देखिए कुछ वहाँ की जो लैंग्वेज थी, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पहले ऐसे ही वहाँ की होती थी एंग्लो सेक्शन एज की, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लिए हैं। ये देखिए इस टाइप से वो लोग घर बनाकर रहते थे। ये सारे एंग्लो सेक्शन एज के पिक्चर्स हैं। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने 7 किंगडम देख लिया, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 में है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनाइजेशन। क्रिश्चियनाइजेशन यहाँ पर कैसे पहुँचा? तो इन 597 AD, 597 AD में ऑगस्टीन ऑफ कैंटरबरी के ऑगस्टीन थे, उन्होंने इस मतलब यहाँ पर ब्रिटेन में ये इन्होंने इंटर किया और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फैलाया। यानी 1597 AD में एसटी ऑगस्टीन ने जो कैंटरबरी से आए थे, रोम से आए थे, इन्होंने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फैलाया। इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? तो देखिए जो क्रिश्चियनाइजेशन है वो 597 AD में ब्रिटेन में आया। और किसने इंट्रोड्यूस कराया? तो एसटी ऑगस्टीन ने, जो कैंटरबरी के थे, एसटी ऑगस्टीन ऑफ कैंटरबरी, इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया। इसका इफेक्ट क्या हुआ? मोनास्ट्रीज वेयर इस्टेब्लिश, यहाँ पर जो मोनास्ट्रीज है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। लैटिन लर्निंग इंक्रीज्ड, यानी यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज लर्निंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, बढ़ने लगा। बुक्स वेयर कॉपीड, बुक्स को कॉपी किए जाने लगे। लिटरेचर फ्लोरिश, और धीरे धीरे लिटरेचर भी फ्लोरिश करने लगा। अब बात करते हैं, ये तो क्रिश्चियनिटी की बात हुई। 1597 में ये आया, 597 में ये आया, 597 में आया। लेकिन अब हम बात करेंगे इन्वेंशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंग्लो सेक्शंस जो थे, उसके बाद यहाँ पर लगातार आक्रमण होते रहते थे, इन्वेंशन होते रहते थे। तो यहाँ पर वाइकिंग्स इन्वेंशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाइकिंग्स इन्वेंशन। तो ये कैसे होता है? बिगिनिंग्स इन 793 AD, 793 AD में इसकी शुरुआत होती है वाइकिंग इन्वेंशंस की। वाइकिंग्स अटैक्ड मोनास्ट्रीज एंड टाउन्स, जो वाइकिंग्स होते हैं ये क्या करते हैं? मोनास्ट्रीज और टाउन्स पे अटैक करते हैं ब्रिटेन में। इसका नतीजा क्या निकलता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, यहाँ पर जो लाइब्रेरीज होती है वहाँ के उसका पूरा मतलब विनाश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, यानी इनस्टेबिलिटी हो जाती है। पॉलिटिकल कल्चरल एक्सचेंजेस, यानी जो कल्चर्स होते हैं उसमें भी बदलाव होने लगते हैं।
उसके बाद पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो अल्फ्रेड द ग्रेट। अल्फ्रेड द ग्रेट यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग है। ये केवल यही एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसे किंग है जिन्हें द ग्रेट कहा गया है। तो इन्होंने इस एज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आपको अभी डिटेल में मैं इनके बारे में पढ़ाऊँगी, अभी मैं ये बस शॉर्ट फॉर्म में इनको यहाँ करा रही हूँ। अल्फ्रेड द ग्रेट डिफीटेड वाइकिंग्स फोर्सेस। जो वाइकिंग्स ने यहाँ पर अटैक किया था ना 793 AD में, इनको हराते हैं कौन? अल्फ्रेड द ग्रेट। इनकरेज एजुकेशन, साथ ही साथ ये क्या करते हैं? एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। प्रोमोटेड ट्रांसलेटेड इनटू ओल्ड इंग्लिश, ये लैटिन लैंग्वेज से इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्क्स इन्होंने ट्रांसलेट किए हैं। प्रिजर्व्ड इंग्लिश कल्चर, और ये इंग्लिश कल्चर को मतलब अपनाने में बहुत सहयोग इन्होंने किया है। उसके बाद बात करें रिलीजन की, तो यहाँ पर पहले तो कौन शुरुआत में क्या थे? इनिशियली पैगन्स बिलीफ, फेट यानी वायर्ड, हीरो वर्शिप, लेकिन बाद में क्या आ गया? इसमें क्रिश्चियनिटी आ गई। जब एस टी अगस्टिन ने 597 में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस कराया तो यहाँ पर लोग क्रिश्चियन रिलीजन अपनाने लगे। मच एंग्लो सेक्सन लिटरेचर ब्लेंड्स पैगन्स हीरोइज्म विद क्रिश्चियन मोरालिटी, और ज़्यादातर जो एंग्लो सेक्सन जो लिटरेचर है उसमें पैगन हीरोइज्म और क्रिश्चियन मोरालिटी एक साथ देखने को मिलते हैं। यानी क्रिश्चियनिटी से पहले यहाँ के लोग क्या करते थे? देवी देवता की पूजा करते थे, ईंट पत्थरों की पूजा करते थे। पैगन्स बिलीफ था उनका, हीरो वर्शिप करते थे, यानी जो ज़्यादा ताकतवर था उसकी पूजा करते थे। फेट यानी वायर्ड, इन सब की पूजा करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी अपनाना शुरू कर दिया। अगर यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में यहाँ का क्या था? ओल्ड इंग्लिश था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था इसका? जर्मनिक वोकैबुलरी था, यानी जो अभी हम इस टाइम जो कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं ना, ये मॉडर्न इंग्लिश है, इससे टोटली डिफरेंट था। ये जर्मनिक वोकैबुलरी था। जो ओल्ड इंग्लिश था वो कहाँ का था? जर्मनिक वोकैबुलरी था यहाँ पे। हाईली इन्फ्लुएंस्ड इनफ्लेक्टेड ग्रामर, इसमें ग्रामर का ज़्यादा जोर इसमें नहीं था। फ्यू फ्रेंच वर्ड्स, और साथ ही साथ इसमें कुछ फ्रेंच वर्ड्स भी इंक्लूडेड थे। रिच पोएटिक कंपाउंड्स, यहाँ पर क्या था? पोएटिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा था, जिसे कैनिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे जो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना फादर, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग पापा को क्या कहते हैं? फादर, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? फैडर। फैडर क्या बोलते हैं? फैडर। तो आपको याद रखना है ये एग्जाम्पल। आप भी अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। यहाँ की जो लैंग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश थी, जर्मनिक वोकैबुलरी थी, और साथ ही साथ कुछ फ्रेंच वर्ड्स भी थे। रिच पोएटिक कंपाउंड्स था, जिसे कैनिंग्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम फादर बोलते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इस फादर को क्या बोलते हैं? फादर। आई होप यू आर enjoying this video, this lecture। तो आज के सेशन में हमने यहाँ तक कवर किए एंग्लो सेक्शन एज। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी। ये वीडियोस 2 पार्ट में होने वाले हैं। टोटल 3 पार्ट होगा एंग्लो सेक्शन एज में, जिसे 2 पार्ट्स में हम पूरा हिस्ट्री और राइटर कवर करेंगे। फिर एक पार्ट होगा जिसमें हम वियोवुल्फ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक वर्क है, नेशनल एपिक वर्क ऑफ इंग्लैंड है, उसे हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक हमने 13 पॉइंट तक कवर कर लिया लैंग्वेज तक। अब हम कल जो मैं आपका क्लास लूँगी लेक्चर, उस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आए हैं, और कल मैं आपको ये वाला टॉपिक्स कवर कराऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माई वीडियोज़ टू गेट more updates. Let's end the session. Thank you.